है अफवाह। इसके हम 2 भाग पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने हिमालय की नदियों के बारे में अफवाह, भारत में अफवाह में हिमालय की नदियों के बारे में पढ़ा, जिसमें हम गंगा नदी के बारे में जान चुके हैं। जो 3 मुख्य नदियां हैं उसमें गंगा नदी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, सिंधु नदी जो है मानसरोवर झील के पास से निकलती है और यहाँ से निकल के तिब्बत में, यहाँ क्या है, तिब्बत है, तो तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से निकलती है और यहाँ ये भारत में दमचौक नामक स्थान से हमारे भारत में लद्दाख क्षेत्र में प्रवेश करती है। उसके बाद यहाँ कश्मीर से होते हुए ये बाहर निकलती है, फिर यहाँ और पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान के कराची शहर से होते हुए ये अरब सागर में गिर जाती है। तो इस सिंधु नदी की लंबाई लगभग बच्चों यहाँ से निकल के और यहाँ तक पूरी 2900 किलोमीटर लगभग है। इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। अगर हम इसके बाईं ओर कहें तो बाईं ओर देखिए, यहाँ आपकी श्योक एक नदी है जो यहाँ से निकल रही है, दूसरी नुब्रा नदी है, यहाँ गिलगिट है और काबुल, तोची, कुंडाल ये पाकिस्तान में बह रही हैं बच्चों। इसके बाद इसके दाईं ओर से कहते हैं तो यहाँ से एक जास्कर नदी निकल के इसमें मिल रही है और जो इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण नदियां हैं वो 5 नदियां हैं, जिसको पंच नदियों के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सबसे पहली नदी है बच्चों हमारी झेलम नदी है। सबसे पहली नदी झेलम है। इस झेलम नदी में बच्चों इसका उद्गम जो है कश्मीर में, कश्मीर घाटी के बेरीनाग झील से होता है और ये यहाँ से निकल करके यहाँ भारत से फिर कश्मीर से होते हुए आगे जाके कश्मीर में जो है नहीं पाकिस्तान में जो है चेनाब नदी में मिल जाती है अंत में। और उसके बाद दूसरी नदी है बच्चों चेनाब है। ये सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी है बच्चों और इसका उद्गम जो है हिमाचल प्रदेश से हुआ। हिमाचल प्रदेश में 2 नदियां हैं, एक चंद्रा है, एक भागा है। इन 2 नदियों के जहां पर संगम होता है उसके बाद ये चेनाब नदी बन जाती है। तो और इस नदी को यहाँ बच्चों चंद्रभागा के नाम, हिमाचल प्रदेश में किसके नाम से जानते हैं, चंद्रभागा के नाम से भी इसको जानते हैं। सिंधु नदी में मिलने से पहले बच्चों इसमें झेलम नदी मिल गई और रावी नदी भी मिलती है इसमें। ये जब सिंधु नदी में मिलती है उससे पहले इसमें रावी नदी भी चेनाब नदी में ही मिलती है। तो तीसरी, पहला हमने झेलम पढ़ा, दूसरी चेनाब पढ़ी, तीसरी नीचे को आ रहे हैं हम, देखिए दक्षिण की ओर आ रहे हैं। अब रावी नदी, रावी नदी जो बच्चों ये भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है और कश्मीर तथा पंजाब होते हुए, यहाँ कश्मीर और यहाँ फिर पंजाब होते हुए, ये कश्मीर और पंजाब होते हुए बच्चों पाकिस्तान में फिर किस में मिल जा रही है, चेनाब नदी में मिल जाती है। उसके बाद बच्चों फिर एक सबसे महत्वपूर्ण नदी आ गई है, ये आ गई है सतलुज नदी। सतलुज नदी बच्चों मानसरोवर के पास ही एक राकस्थाल है, यानी कि एक झील यहाँ है राकस्थाल, वहां से ये नदी निकलती है और हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है राकस्थाल से, यानी कि तिब्बत से निकली हिमाचल प्रदेश में इसने क्या किया, प्रवेश किया और प्रवेश करते हुए सीधे आगे जाते हुए हमारे हिमाचल प्रदेश पंजाब से होते हुए सीधे आगे जाकर के बहावलपुर में चेनाब से मिल जाती है। यहाँ पर जहाँ पर ये मिल रही है, ये चेनाब नदी से जो मिल रही है बहावलपुर, यानी कि पाकिस्तान का बहावलपुर क्षेत्र है, यहाँ पर ये चेनाब और इसका क्या हो गया, संगम हो गया। उसके बाद बच्चों इसमें एक छोटी सी नदी और मिलती है जो ब्यास कुंड, रोहतांग दर्रे के पास ही ब्यास कुंड है। ब्यास कुंड से ब्यास नदी निकलती है। इसमें ब्यास परियोजना भी बनी है। हमारे ब्यास परियोजना में यहाँ पर जहाँ पर ये 2 नदी सतलुज नदी से जहाँ पर मिलती है इनका इसका संगम होता है, यहाँ पर एक हरिके नामक स्थान है, यहाँ पर हरिके बांध बना है। इस हरिके बांध से हमारी इंदिरा नहर निकाली गई है राजस्थान के लिए। इसी तरह सतलुज में बच्चों यहाँ पंजाब, यहाँ हिमाचल में एक भाखड़ा और पंजाब में एक आपका नांगल बांध, यानी कि भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है। तो इस तरह से बच्चों ये हमारी बहुत से ये 5 नदियां जो हैं ये इसकी सिंधु की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से हैं और इन 5 नदियों के कारण ही इस क्षेत्र को पंजाब कहा जाता है। पंजाब हमारे भारत में भी है और पाकिस्तान में भी पंजाब क्षेत्र है। इसके बाद बच्चों हम आगे चलते हैं। इसकी लंबाई हमने बता दी थी आपको, 2900 किलोमीटर लगभग है। इसके बाद हम अगला चलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में। आप देखिए बच्चों ब्रह्मपुत्र नदी भी जो है यहाँ पर मैंने ऊपर नीचे दिखा रखा है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग मैंने ऊपर दिखा रखा है।
ये भी मानसरोवर के निकट से ही निकलती है। इसका उद्गम भी जो है ब्रह्मपुत्र नदी का भी तिब्बत में स्थित मानसरोवर के निकट से ही इसका उद्गम होता है, यानी कि निकलती है। और जब ये तिब्बत में बहती है बच्चों, तो इसको सांगपो नाम से जानते हैं हम। इस ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? सांगपो नदी से। और आगे जाकर पूरब की ओर जाते हुए बच्चों, यहाँ एक नामचा बरुआ शिखर है, पर्वत शिखर है। इस पर्वत शिखर पर गार्ज बनाते हुए, यानी कि बहुत गहरा खड्डा, महाखड्डा बनाते हुए, गार्ज बनाते हुए यू आकार में, आप देख रहे होंगे यू आकार में, ये फिर हमारे देश के अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश में बच्चों इस जब जिसको यहाँ सांगपो कह रहे थे, अरुणाचल प्रदेश में उसको दिहांग नाम से जाना जाता है। और यही नदी जब अपनी सहायक नदियों के साथ अरुणाचल प्रदेश से आगे कहाँ बढ़ेगी? आपके असम में। ये असम में गई तो असम में इसका नाम हो गया ब्रह्मपुत्र हो गया। अब ब्रह्मपुत्र जब यही नदी आगे, ब्रह्मपुत्र नदी इसके आगे जब असम से आगे गई तो यहाँ बांग्लादेश में प्रवेश कर गई। अब बांग्लादेश में प्रवेश करते ही बच्चों इसका नाम पड़ जाता है जमुना पड़ जाता है। और जब जमुना और यहाँ से पद्मा, पद्मा कौन थी? हमारी गंगा नदी थी। गंगा नदी की जो एक शाखा बंगाल में पश्चिम बांग्लादेश में गई उसको पद्मा, और एक शाखा यहाँ दक्षिण में आई थी उसको हुगली कहा था हमने। तो ये पद्मा और जमुना का संगम जहाँ होता है उसके बाद इस नदी को हम कहते हैं मेघना नदी। और यहाँ मेघना नदी ये अंत में जाकर के, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और यहाँ बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसको हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। और इसकी सहायक नदियों में बच्चों देखिए, यहाँ एक लोहित नदी है जो यहाँ से आ रही, दूसरी यहाँ मानस नदी है। इसके यहाँ पर मानस, इसी नदी के नाम पर यहाँ पर मानस अभयारण्य बना है। यहाँ सिक्किम से एक तिस्ता नदी बह के आती है। दूसरा फिर यहाँ से मणिपुर की पहाड़ियों से बराक नदी बह के आती है। इसके अलावा अन्य बहुत सारी छोटी छोटी नदियां भी हैं। अब देखिए बच्चों, ये हमारा जो तिब्बत वाला क्षेत्र है ये शुष्क और बहुत शीत यानी कि ठंडा प्रदेश है। तो यहाँ पर इसमें कोई शिल्ट विल्ट यानी कि अवसाद बिल्कुल नहीं होता है। और जो ही बच्चों ये हमारे देश में प्रवेश करती है तो ये हमारे देश के बहुत जल वाले क्षेत्र जहाँ पर बहुत वर्षा भी होती है, जैसे आपका मेघालय में बहुत ज्यादा वर्षा होती है, तो यहाँ बहुत ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो बहुत सारा अपने साथ गाद यानी कि शिल्ट या अवसाद लेके भी ये चलती है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है अनेक धाराओं में बंट करके गुम्फित नदी का रूप ले लेती है। यहाँ असम में जब बहुत ज्यादा पानी इसमें हो जाता है तो ये अनेक धाराओं में बंट करके गुम्फित नदी का रूप ले लेती है। गुम्फित नदी हमने आपको पहले बताया है। और बच्चों इसी ब्रह्मपुत्र नदी में यहीं पर जब ये गुम्फित नदी का रूप लेती है तो ये अनेक छोटे छोटे द्वीपों का निर्माण भी करती है। इसमें हमारे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी हमारी इसी ब्रह्मपुत्र नदी में असम में ही स्थित है, जिसको हम माजुली कहते हैं। माजुली द्वीप के नाम से जानते हैं, यानी कि सबसे बड़ा नदी द्वीप विश्व में जो है माजुली, यहीं पर वो बना हुआ है। तो इसके आधार पर बच्चों, और इसकी लंबाई भी बच्चों जो है सिंधु नदी से अधिक है, लगभग 3100 किलोमीटर के लगभग है। इसके बाद बच्चों आप मानचित्र में, अपने भारत के मानचित्र में जो है ये हिमालय नदी तंत्र को दर्शाएंगे।